बहुत बहुत आभार रचना जी आपका। अब चूंकि इसका आरंभ विधिवत और पारंपरिक तरीके से हो चुका है और हम पहले सत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं भी काशी के बारे में कुछ कहने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। रचना जी ने और डॉक्टर सुनीता जी ने काशी और सारनाथ के बारे में कहा, तो ये चूंकि बहुत प्राचीन स्मृतियों में काशी शब्द हमारी एक सामूहिक चेतना में है बसा हुआ। मुझे याद है कि जब बचपन में मेरा, हालांकि इसे अवान्तर प्रसंग माना जाए, लेकिन जब मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था तो हमारे यहाँ एक परंपरा है राजस्थान और गुजरात में कि यज्ञोपवीत संस्कार जिस बटुक का होता है और यज्ञोपवीत होने के पश्चात वो काशी प्रस्थान करता है विद्यार्जन के लिए, और उसका जो मामा होता है ननियाल पक्ष से वो उसको पकड़ लेता है अंततः और उसको रोक लेता है, वहीं काशी जाने नहीं देता। लेकिन एक उत्कंठा होती है कि आपको विद्या की नगरी में विद्यार्जन करने के लिए जाना है, और ये बहुत प्राचीन स्मृतियों में बसी हुई और एक जिसे मैं कह सकता हूँ कि परंपरा जो है वो उसी पुरानी उत्कंठा की कौंध के रूप में अभी भी प्रचलित है, विद्यमान है। हालांकि बहुत ही सांकेतिक क्षीण संकेत के रूप में ही है, लेकिन अभी भी है। तो इस तरह की महिमा काशी की रही है और उससे कुछ कम महिमा सारनाथ की नहीं है। आज इस जगह पर केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान में हिंद युग्म का दूसरा उत्सव हम प्रारंभ कर रहे हैं और अब हम सत्रों का आरंभ करेंगे। तो हमारे विचारोत्तेजक सत्र होंगे। हमारे जो भी नए मेहमान अभी अभी जुड़े हैं हमसे, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है और लगातार आते जा रहे हैं। पहला जो सत्र है वो हिंदी की नई राह पर है। हिंद युग्म एक प्रकाशन संस्थान से एक मिशन या अभियान की तरह परिवर्तित होकर आगे बढ़ रहा है और इसने न जाने कितने ही महत्वपूर्ण, अकिंचन, उदीयमान और साधारण लेखकों से असाधारण लेखक होने का सफ़र तय करवाया है। मेरी इसमें मंशा यही कहने की है कि जो बिल्कुल लेखन में पहला कदम रख रहे थे, एक लंबी मंजिल की तरफ उनको बढ़ाने का काम हिंद युग्म ने किया है और हिंद युग्म इस यात्रा में उनका सहयात्री रहा है, जहाँ से पिछले एक दशक से भी अधिक समय से हिंद युग्म ने अपनी यात्रा शुरू की थी और अब वो एक महत्वपूर्ण मुकाम पर आकर पहुंचा है। तो उसके साथ ही हिंदी लेखकों की, हिंदी प्रकाशकों की भी एक महत्वपूर्ण यात्रा का वो साक्षी रहा है, बल्कि उस यात्रा का हिस्सा रहा है। तो आज इसी पर एक छोटी सी परिचर्चा हमने रखी है और पिछले 10 सालों में एक दशक हिंदी के लिहाज से, हिंदी लेखन के लिहाज से, हिंदी प्रकाशन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। कितना बदला है हिंदी का परिदृश्य, इस पर बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हिंदी के हमारे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग जो लेखक हैं उनसे और कुछ वरिष्ठ लेखक, दोनों का एक मिला जुला पैनल है हमारे पास में। सबसे पहले तो मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर कृष्ण कुमार यादव साहब को, जो पोस्ट मास्टर जनरल हैं, लेकिन साथ ही मैं आप सबको याद दिला दूं कि बहुत पुराने ब्लॉगर हैं, लेखक हैं और इस हिंदी की लेखन यात्रा के साक्षी ही हैं और सहभागी भी हैं, सहयात्री भी हैं। तो डॉक्टर के यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका इस परिचर्चा में, आप मंच पर पधारें। नवोदित हिंदी लेखकों कवियों में एक अपनी जगह बना चुके अंकुश को मैं आमंत्रित करता हूं। अंकुश, आप आएँ मंच पर इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। साथ ही अनंत भारद्वाज, आप पधारें। राकेश कायस साहब, आप आएँ। विमलेश त्रिपाठी जी, पधारें आप। और संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा भाई किशोर को। किशोर चौधरी, आप पधारें मंच पर। हिंद युग्म की तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह हमारे आगंतुक मेहमानों के लिए मैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा को आमंत्रित करता हूं, कुल सचिव केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षण संस्थान, और हिमांशु पांडे उप कुल सचिव साहब को, आप पधारें स्मृति चिन्ह के लिए। रचना जी, आप भी आएँ। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं भाई मनीष वंदे मातरम, संपादक हिंद युग्म को आमंत्रित करता हूं। हिंद युग्म की ओर से आप हमारे इन 3 मेहमानों को, अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी की परिकल्पना थी। ये कोई बात वर्ष 1999 और 2000 के आसपास की है, जब हमारे प्यारे शैलेश भारद्वासी जी एक विद्यार्थी के रूप में सोचा करते थे आईआईटी की तैयारी के दौरान कि कुछ मुझे इस तरह का कार्य करना है जो कार्य आगे चल कर के बहुत सारे ऐसे लोगों को मंच उपलब्ध कराए कि जहां वे अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को प्रकाशित और दूर तक प्रसारित रूप में देख सकें। कविताएं लिखने वाले अनेक मित्रों के कारण अनेक प्रकाशन के लिए कोशिशें की गई, किंतु सीमित संसाधनों के कारण ये उस वक्त संभव नहीं हो पाया। और फिर इसके बाद मेरे कवि मित्र इस शीर्षक से एक जो है ब्लॉग आरंभ किया गया, और वह ब्लॉग आगे चलकर हिंद युग में रूपांतरित हो गया। ब्लॉग पर इन रचनाओं के प्रकाशन से एक कम्युनिटी बनती गई और वर्ष 2007 के आरंभ में हिंदी युग में इसका नाम रखा गया था। हिंदी टाइपिंग और यूनिकोड को बढ़ावा देने के लिए हिंदी युग ने यूनि कवि और यूनि पाठक प्रतियोगिताएं आरंभ की थी, और ये एक इस तरह का आयोजन था कि जिसने बहुत सारे युवा लेखकों को, पढ़ने वालों को, चाहने वालों को इस ओर आकर्षित किया कि वहाँ हिंद युग्म एक साझा मंच और साथी की तरह उपस्थित था। वहाँ कोई बहुत बड़े संपादक, बहुत बड़े प्रकाशक नहीं थे, सब मित्र थे। तो शैलेश भारद्वासी का जो सपना 1999 में इन्होंने अध्ययन के दौरान देखा था, वह 2007 में आते आते पूरी रूप से हिंद युग्म के रूप में हमारे सामने आ गया था। इसका परिणाम इतना सुंदर था कि आलोक शंकर, गौरव सोलंकी, निखिल आनंद गिरी जैसे बड़े नाम आज हम जिनके नाम को सुन करके इतने इत्मीनान के साथ इनको पढ़ सकते हैं, तो ये यूनि कवि थे। और इनकी पहचान का सिलसिला वहीं से आरंभ होता है जहाँ से हिंद युग का सपना जब साकार रूप में हमारे सामने आ जाता है। 2007 से 2010 तक 3 साल का वक्फा है। इन 3 साल के दौरान हिंद युग को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे रास्ते खोजने थे। कुछ ढूंढना था कि हम किस तरह से इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई पक्की सोच नहीं थी, कुछ भी लिखित रूप से हमारे पास नहीं था, ये भी नहीं जानते थे कि करेंगे क्या। लेकिन सर्वाइव करने के इन कामों के दौरान हिंद युग ने ट्रांसलेशन एजेंसी के तौर पे काम किया था। हिंद युग ने कंटेंट डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारे काम किए थे। 3 साल तक ये काम चलते रहे और 2010 में पहली किताब प्रकाशित हुई हिंद युग से। और हिंदी में छप रही जो किताबें थी, हिंद युग ने आते ही सबसे सुंदर कार्य ये किया कि किताबों के आवरण, उनका लिखने का ढंग, पृष्ठ, साज सज्जा और वो जो कुछ भी था वो इतना सम्मोहक रूप में हमारे सामने था कि हर कोई पहली नज़र में कंटेंट से इतर कितनी सुंदर किताबें छप रही है, इस बात की ओर आकर्षित हुआ था। बहुत अधिक सफलताएं नहीं मिली, किताब आ गई थी, सुंदर दिख रही थी, लेकिन किताब का विपणन, किताब के पाठक, किताब के खरीदने वाले लोग अनुपस्थित थे। 2012 में चौराहे पर सीढ़ियाँ किताब हिंद युग से प्रकाशित हुई और उस किताब को हिंदी साहित्य जगत में प्री बुकिंग की वो पहली किताब थी कि हिंद युग ने एक सपना देखा कि जिस तरह से अंग्रेज़ी की पुस्तकें पहले से बुक की जाती है, उसी तरह से हिंदी में ऐसा काम नहीं होता है, लेकिन हिंद युग ने इस काम को आरंभ किया। तो हिंदी में किताबों की प्री बुकिंग का काम आरंभ करने का श्रेय भी हिंद युग के पास ही है। और वह इतना सुंदर परिणाम था कि आज लगभग हर प्रकाशक जो हिंदी में छाप रहा है वो हिंदी युग के अनुसरण में किताबों की प्री बुकिंग करता रहा है। ये हिंद युग साहित्य उत्सव का सपना शैलेश जी के मन में बहुत वर्षों से था। जब 3-4 साल काम कर रहे थे, काम हो चुका था, किताबें बिकने लगी थी, पाठक जुड़ने लगे थे, नए लेखक आ गए थे,
तब शैलेश जी ने तय किया कि जो हमारी पहली किताब की जो पाठकों तक पहुंची, जिसको हमने पहले से बुक किया, प्री बुक किया, उसके जैसे ही 10 वर्ष पूर्ण होंगे तब हम अपना एक साहित्य उत्सव करेंगे। तो सारी कल्पनाएं बहुत पहले से हैं, योजनाएं बहुत पहले से हैं, और इनमें सबसे सुंदर बात यह है कि वे सारी कल्पनाएं, योजनाएं समय पर साकार हो रही हैं। कि आप 4 साल पहले सोचते हैं कि जब 10 साल हो जाएंगे तब हम इस तरह का आयोजन करेंगे कि हिंदी के लेखक जो हिंदी युग से जुड़े हैं और वे हिंदी के साहित्यकार जो हिंदी युग से प्यार करते हैं, जिनके साथ में रहना चलना चाहते हैं, उन सबको एक मंच पे इकट्ठा करें। अनौपचारिक औपचारिक दोनों तरीक़ों से हम हिंदी साहित्य में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है उस पर बैठकर बात करें, एक दूसरे से प्यार से मिलें, सीखें, जानें और आगे बढ़ें। हिंद युग का पहला उत्सव जो राजस्थान के बाड़मेर में हुआ था, उसे बहुत सारे लोगों ने खूब मतलब जी भर के ये सोचकर सराहा कि एक रेगिस्तान में, सुदूर रेगिस्तान में एक बहुत दूर से बैठा हुआ प्रकाशक अपना पहला उत्सव भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित एक छोटे से शहर में जाकर करने का मन बना चुका है, और वहाँ पहुँचना ये बहुत अद्भुत बात थी। हर कोई शहरों की ओर भाग रहा है, महानगरों की ओर भाग रहा है, अच्छी ऑडियंस ढूंढ रहा है, लेकिन हिंद युग अपने पाठक और अपने से प्यार करने वाले लोगों को ढूंढ रहा था। ये सिलसिला अब भी जारी है। हिंद युग उत्सव का ये दूसरा संस्करण है, और आज हम बेहद खुश हैं कि राकेश कुमार सिंह की पुस्तक बम शंकर टन गणेश, दिव्य प्रकाश दुबे आपकी पुस्तक शर्तें लागू, और निखिल सचान की पुस्तक जो नमक स्वादानुसार, ये सब किताबें 2013 में आई थी। और ये तीनों किताबें और इनके लेखक जो हैं, ये सारा आयोजन इन्हीं के सम्मान में आयोजित है। शैलेश जी का बहुत सारा आभार व्यक्त करूंगा, और हम औपचारिकता से बाहर जो मैंने ये कुछ बात कही है, इससे इतर हम हमारे पहले सत्र में पहुंचते हैं। धन्यवाद। जो मित्रों, हमारा ये पहला सत्र है, और इस पहले सत्र के जो मेहमान हैं मंच पर, उनके बारे में संजय व्यास जी ने आपको नाम लेकर के बता दिया है। सारे के सारे लोग अपने क्षेत्र में विशिष्ट लोग हैं, निष्णात लोग हैं। इन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। नई वाली हिंदी के बारे में बात करने के लिए इससे सुंदर कोई भी युग नहीं हो सकता कि ऐसे सुंदर लोग मंच पर हों, जिन लोगों ने नई वाली हिंदी को फलते फूलते देखा है। और हिंदी की नई राह, ये हमारे इस सत्र का विषय हमने चुना है कि हिंदी अपनी राह आगे किस रूप में बना रही है, आगे कहाँ बढ़ेगी, उसे आगे कहाँ जाना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बहुत सुंदर बात कहना चाहता हूँ कि हिंद युग के साथ में रह करके बहुत सारे ऐसे संस्थान, इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं कि जिन्होंने अपने लाखों चाहने वाले बनाए। ये राह सिर्फ शैलेश जी ने दिखाई थी कि आप काम कीजिए, मन लगाकर काम कीजिए। और सबसे समृद्ध व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं अंकुश जी, और मैं चाहूँगा कि अंकुश जी से अधिक ऑथेंटिक बात कि हिंदी में नया जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो यहाँ तक आया है तो इस मुकाम तक आते आते उसे कितना वक्त लगा है, और कोई नहीं कह सकता। अंकुश जी प्यारे कवि हैं, हिंदी नामा के नाम से देश भर में और विदेशों में लोकप्रिय हैं। इनके लाखों चाहने वाले हैं। अब अभी एक सुंदर काम कर रहे, प्रोडक्शन हाउस बनाया क ख ग, और उसमें आपने एक गीत रिलीज़ किया है। उस गीत को चाहने वाले बहुत सारे लोग मिले हैं, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एक अकेले व्यक्ति का कारवां है ये हिंदी नामा। अंकुश जी आरंभ करें। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। हमारा जो हिंदू परिवार है, उस पूरे परिवार को धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि हम लोग अब हिंदी उत्सव के दूसरे संस्करण में आ चुके हैं। तो ये हमारे लिए और मेरे लिए भी पर्सनली बहुत गर्व का विषय है, और क्योंकि मैं शैलेश जी के साथ भी 4-5 साल से जुड़ा हूँ और मैं सारी चीज़ें लगातार होते हुए देख रहा हूँ। तो जब हम हिंदी के बारे में बात करते हैं, तो किस तरह से बदली है हिंदी और किस तरह से नए लोग आए हैं, तो मैं पहले देखता था कि बहुत सारे ऐसे लोगों का भ्रम टूटा है
इंटरनेट और इस तरह की चीज़ें आने के बाद, इंटरनेट सोशल मीडिया आने के बाद, कि बहुत सारे ऐसे लोगों का भ्रम टूटा है जो खुद को पहले लेखक समझते थे कि मतलब वो लेखक हैं, और ऐसे भी लोगों का भ्रम टूटा है कि जो जिनको इस भ्रम में डाल दिया गया था कि वो लेखक नहीं हैं। तो ऐसा काम काफ़ी सारे ऐसे लोगों ने किया था जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो बहुत ध्यान नहीं देते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें मौके दिए हैं नई जगह पे जाने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, नया काम करने के लिए। और आज हम इसीलिए हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं क्योंकि नया काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया मेरे लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभर के आया, क्योंकि हिंदीनामा की जिस तरह से शुरुआत हुई थी वो हालांकि ये सोच के नहीं हुई थी कि हम लोग कुछ ऐसा बड़ा कर लेंगे या फिर इतने सारे लोगों को जोड़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जोड़ते चले गए और नए लोगों के लिए मंच तैयार होता चला गया। तो वैसे ही वही काम हिंदी गुम से शैलेश जी ने किया है, बहुत सारे नए लोगों को जोड़ा है और नई नई किताबें देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से जो वरिष्ठों की हिंदी थी आज वो आम जन के बीच में, हमारे ऐसे लोगों के बीच में आ चुकी है। तो मुझे अच्छा लगता है कि शैलेश जी ये काम कर पाए। बहुत सुंदर। मैं अंकुश जी से थोड़ा और आग्रह करूंगा कि वे अपने अपने काम के बारे में भी बताएं। हम भी जानना चाहते हैं कि हिंदीनामा और क ख ग प्रोडक्शन जो है ये किस ढंग से तैयार हुए हैं और इनको यहाँ तक पहुँचने में क्या कुछ आपने लगाया है अपनी ओर से। जी, तो हिंदीनामा की शुरुआत इस तरह से हुई थी क्योंकि मैं शुरुआत में कविताएं लिखता था, अभी भी हालांकि कविताएं लिखता हूँ। तो जब कविताएं लिखते थे तो हमें कोई मंच नहीं मिल रहा था उस समय, और जब मंच नहीं मिलता था तो हम लोग बड़े त्रस्त हो गए थे कि कुछ है नहीं हमारे लिए। और ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे जो मेरे ऐसे थे जो कविताएं लिखते थे या फिर कुछ भी गद्य लिखते थे। उस समय एक पेज हुआ करता था हिंदी कविता, हम लोग बहुत परिचित होंगे, हिंदी स्टूडियो करके एक पेज हुआ करता था जिस पे बहुत सारे लोग कविताएं पढ़ते थे। तो मैं हमेशा चाहता था कि उस पर कोई कभी मेरी कविता आए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो एक तरीके से जो मंच तैयार किया गया वो हमने अपने जैसे लोगों के लिए ही तैयार किया, और मुझे लगता था कि पहले मैं अपनी कविताएं छाप लूँगा तो फिर शायद और लोग भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मंच की शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले हमने अपने जैसे लोगों के, मतलब मैंने अपने लिए शुरुआत की, अपने दोस्तों के लिए शुरुआत की, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए और भी लोग जुड़ते चले गए। जैसे मान लीजिए कि मेरी कविता छपी मैंने उसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर किया तो वहाँ से और भी लोग आए, और ऐसे धीरे धीरे करके लोग जुड़ते चले गए। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जो हिंदी के उस समय चल रहे थे, तो उसमें हमने अपनी कविताएं वहाँ पे भी शेयर करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करते हुए हमारे पास लगभग अभी अभी हम इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ज़्यादा पाठकों का एक समूह बन चुके हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पे हम 2 लाख से ज़्यादा लोगों का समूह बन चुके हैं। तो वहाँ से वो शुरुआत रही, और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, मतलब मेरी उम्र के, मेरे से छोटे, हर तरह के लोगों के लिए वो मंच खुला हुआ है। इसके अलावा काका का प्रोडक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं हमारे जैसे, उनके पास एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस की कमी थी जो कि उनकी बात रखे या उन तक जाए, और ऑडियो विजुअल्स की खास तौर से, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग लिखित काम कर रहे हैं लेकिन ऑडियो विजुअल्स में कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऑडियो विजुअल्स पे काम किया जाए। तो इसलिए हम लोग अभी जो काका का प्रोडक्शंस की शुरुआत की है उसके माध्यम से हम गाने निकाल रहे हैं और बिल्कुल अपने जैसे लोगों को काम दे रहे हैं, जो कि 20 से लेकर 30 वर्ष के बीच में सभी लोग उसमें काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे गाने आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेरा पहला गाना भी लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है जीने दो, आप सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई से लेके यूट्यूब हर जगह तक मिल जाएगा। तो यही है कि हिंदीनामा था तो सिर्फ हिंदी के लिए, लेकिन फिर जैसे जैसे हम बढ़ते चले गए तो अभी वो ऑडियो विजुअल्स में भी आ गया है और काका का प्रोडक्शंस के रूप में देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद अंकुश जी आपका। आपके जैसे लोग, जो हमारे जैसे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते जा रहे हैं, उनके लिए बड़ी मतलब प्रेरणा है। अब भी हम चाहते हैं कि कुछ आपकी तरह सीख पाएँ, कर पाएँ। मुंतज़िर फिरोज़ाबादी, जो अनंत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और मैं कोई ख़ास मतलब बांधने की बजाय, भूमिका बांधने की बजाय इनसे अनुरोध करूंगा कि आपने पिछले 10 सालों में हिंदी को बदलते हुए देखा है, और इसके साथ ही उर्दू भाषा जो कि सिस्टर लैंग्वेज कहें हम उसे, तो उस पर भी आप बहुत सुंदर काम करते रहे हैं हमेशा, जो आपका स्वागत है। सबसे पहले आभार इस मंच का, हिंदी युग्म का। हिंदी युग्म का दूसरा उत्सव है, सबको बधाई इसकी, हम सब एक परिवार हैं। मैं जो कि मौजू है, हमारा विषय है कि हिंदी पिछले 10 सालों में कितनी बदली है। बदलाव गीता में भी लिखा गया है, एक नियति है और यही आगे चलता रहेगा। कोई भी चीज़ हो बदल रही है। पहले लोग क्रेडिट कार्ड नहीं लेते थे, आज ले लेते हैं।
चीज़ें बदल रही हैं। पहले लोग शिक्षा को बस ज्ञान के अर्जन करने का एक तरीका समझते थे, आज नौकरी के लिए शिक्षा ले रहे हैं। चीज़ें बदल रही हैं। हिंदी की बात करें तो अब नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, अलग अलग ऑडियो बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो कंटेंट उनके हिसाब से लिखा जा रहा है। पहले भी एक रवायती जो क्लासिक चीज़ें हैं वो चली आ रही हैं, उसके साथ हमें नए प्रयोग और करने हैं। यही नूतनता है किसी भी चीज़ में। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी उर्दू भी और ये चीज़ें बहुत समय समय पर प्रयोग करती रही है। जैसे मुझे अभी एक पाकिस्तान में शायर हैं, उनका एक शेर याद आता है कि हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते हैं। फारिहा नकवी साहिबा हैं, आईएएस ऑफिसर के पदवी पे, कि हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, एक दूजे को वक्त नहीं दे पाते हैं। आँख हमारी ब्लैक एंड वाइट होती हैं, ख्वाब कहाँ से रंग बिरंगे आते हैं। इसमें जो ब्लैक एंड वाइट लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, हालांकि सबको पता है अंग्रेजी का लफ्ज़ है, लेकिन एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को अपने अंदर समाहित करती है, सम्मिलित करती है, उसका शब्दकोश जो है विस्तृत होता है, और इसी को हम बोलते हैं हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ से जो डिक्शनरी निकलती है, हर साल कुछ ना कुछ नए शब्द, देशज शब्द भी उसमें ऐड होते हैं। ऐसे ही एक मुझे नए शायर हैं, उनका एक शेर याद आता है कि अंकित काव्यांश, उनकी यादों से निकलना था बहुत कंधे लगे थे मूव करने में। उनकी यादों से निकलना था बहुत कंधे लगे थे मूव करने में, अकेलापन बहुत कंफर्ट देता था, अकेले रह गए खुद को प्रूव करने में। तो जो घाल मेल है चीज़ों का, यही नई हिंदी है। चीज़ें बदल रही हैं, और अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो कंटेंट वाइज भी काफ़ी काम हुआ है। जैसे एक बात करते हैं हम हिंदी में, कोई रचनाकार स्थापित कब हो जाता है, तो हमारा जो सबसे पहला जवाब मिलता है सिनेमा में। सिनेमा मिल जाए, स्क्रिप्ट राइटिंग मिल जाए, वेब सीरीज मिल जाए आज के टाइम पे, तो आप स्थापित हो चुके हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा ये मानक है, लेकिन यही एक मानक है ऐसा नहीं है। अगर मैं प्रेमचंद की बात करूं, लम्ही गांव, इसी क्षेत्र में, यहीं की धरती, प्रेमचंद ने कभी सिनेमा में स्क्रिप्ट राइटिंग तो नहीं की ना, लेकिन प्रेमचंद आज इतने प्रासंगिक क्यों हैं? क्योंकि उनकी जो भाषा है वो जनमानस की भाषा है। वो एकदम क्लिष्ट हिंदी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी नहीं लिख रहे हैं, वो एक ऐसी हिंदी लिख रहे हैं जो जनमानस को समझ में आ जाए। और भाषा का जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ। जो जनमानस है वो जिस भाषा में हम लिख रहे हैं उस भाषा को समझ पाए, यही शायद किसी भी भाषा का एक उद्देश्य होता है। तो अगर आप बहुत संस्कृतनिष्ठ या क्लिष्ट चीज़ें लिखेंगे जो कि पब्लिक की रीच में नहीं है, तो वो, मैंने शायद एक बार ये भी सुना था कि जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, उनकी 5-10 हज़ार कॉपी भी नहीं बिक पाती हैं। तो ये एक प्रश्न है, और शायद इसका उत्तर हमें ढूंढना चाहिए। नई वाली हिंदी ने इसका उत्तर ढूंढा है कि लेखक वो लिखें। ऐसा नहीं है कि एक ये भी सवाल है कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है, वो एक अलग बहस है कि कंटेंट अच्छा लिखा गया है, बुरा लिखा गया है। आज भी कई ऐसे प्रकाशक हैं जो 10 बार पांडुलिपि को रिजेक्ट कर देते हैं या 12 बार उनकी प्रूफ रीडिंग कराते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। पिछले 10 साल की हिंदी में अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए भी बहुत कंटेंट आया है, और मुझे लगता है शायद इस मामले में थोड़ी और बढ़ोतरी हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी समाज समृद्ध तभी बनेगा कि हम बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट अभी बने हैं पिछले 10 साल में। कुछ ऐसी कैलीग्राफी वाली किताबें भी हैं जिन पे 2 लाइन में, 3 लाइन में, जिसमें बच्चा भी सोचे, शायद वो कविता सबने सुनी होगी कि कौवा खड़ा है या कौवा बैठा है, वो और काफ़ी पॉपुलर भी हुई। वो 3 लाइन में, 4 लाइन में हम बच्चे को एक समझा पाएँ, ताकि एक उसमें वैल्यूज़ डेवलप हो पाएँ, मूल्य स्थापित हो पाएँ। तो मेरा यही कहना है कि चीज़ें बदल रही हैं और अच्छे मोड पे जाके बदल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वलन जी, शुक्रिया आपका। वैसे आपकी मूल जो है पहचान वो मुंतज़िर
फिरोज़ाबादी के रूप में ही हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही। सीमाओं से परे जा कर के भाषा में जो नया काम हो रहा है, इस काम के बारे में मैं भी बहुत अनजान ही था। मेरे लिए बड़ा खुश होने का अवसर है कि भाषा बदल रही है। भाषा लोक में मान्य और सहज जो शब्द हैं उनको अपने भीतर अंगीकार कर रही है। और हिंद युग्म इस बात के लिए सबसे अधिक जाना जाता है कि उसने हिंदी भाषा को समृद्ध करने का काम किया है। नए शब्द आए हैं, कहने का तरीका नया आया है और बहुत सारी बातें आगे बढ़ी है। हमारे साथ एक मीडिया के बड़े बड़े व्यक्ति बैठे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति। राकेश जी, कुछ और कहना? धन्यवाद। ये म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी है, तो मैं अगर किशोर जी के बारे में कहना शुरू करूंगा तो ये सत्र खत्म हो जाएगा पूरा, तो उसका जोखिम नहीं लेता हूं मैं और सीधे मुद्दे पे आता हूं। तो हिंदी की जो यात्रा है, नई हिंदी जिसको हम कहते हैं, वो आह से आह तक की यात्रा है। वो आपको एक मूव का विज्ञापन आता था, मोच आ जाए तो मूव लगा लीजिए और चलिए। तो मूव लगा के चल पड़े हैं नई हिंदी, आह से आह तक की यात्रा है। और हम जिधर जाना चाहते हैं, नई दिशा की हम बात कर रहे हैं, तो नई दिशा की तरफ देखने और हम कहाँ जाना चाहते हैं ये समझने से पहले थोड़ा सा एक बार हमको देख लेना चाहिए बहुत जल्दी, जिसको हम क्विक रिकैप बोलते हैं, कि हम कहाँ से चले थे और किन रास्तों को हमने पार किया है। तो मुख्यतः 3 कालखंड हमको ये समझ में आते हैं अगर हिंदी की पूरी यात्रा को हम देखें तो। पहला कालखंड जो है 1990 से पहले का कालखंड है। अब देखिए वो समय क्या था। सारे जो क्लासिक्स हैं हिंदी के जो उस समय उपलब्ध थे, चाहे आप गोदान की बात करें, राग दरबारी की बात करें, आप मैलांचल की बात करें, कोई भी आप किताब, निर्मल वर्मा से लेके प्रेमचंद, सब लोगों की उपस्थिति थी वहाँ पर। डेमोक्रेटिक डिविडेंड हमारा ये था कि दनादन हर घर में 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी यह है कि हिंदी का जो संसार है वो 20 लेखक और 50 किताबों तक महदूद था। वो क्यों था? वो इसलिए था कि वो समय ही ऐसा था, ज़्यादा की नहीं चाहत हमको, थोड़े में गुजारा हो जाता। तो घर में जो किताबें हैं वही हम पढ़ते हैं। हमारे पिताजी बहुत सारी किताबें घर में पुराने, हमारे घर में बहुत सारी किताबें थीं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि हमारे पिताजी अगर घर में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हैं तो वो उससे आगे वो शैलेश मटियानी को खोज रहे हैं, या रांगे राधव कौन थे वो पता कर रहे हैं, या वो तो खोजने की वो प्रवृत्ति नहीं थी, क्योंकि वो समाज जो एक ठहराव वाला समाज था, जो वो समय ठहरा हुआ समय था जो, तो वो ठहरी हुई हिंदी का काल है मेरे हिसाब से। उसके बाद अचानक एक जिसको कहते हैं बहुत बड़ी उथल पुथल होती है 1990 के आसपास, मैसिव डिसरप्शन जिसको हम कह सकते हैं वो, और ठहरी हुई हिंदी एक डरी हुई हिंदी या सहमी हिंदी में बदल जाती है वो। ये डर किस बात का है? अचानक ये है कि सोवियत विघटन होता है और भारत में जो हमें 10-12 रुपए में जो चेखव और गोगल और दोस्तोवस्की हम पढ़ते थे, वो सारी किताबें आना ही बंद हो जाते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि केबल क्रांति का महाविस्फोट होता है और किताबें जो है एकमात्र जरिया नहीं रहने जाती हैं जो है मनोरंजन और ज्ञानार्जन का। वो बहुत सारे और नए रास्ते खुल गए, हमारे पास विकल्प बहुत हैं। मीडिया इस तरह से बदल रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो ग्रुप है उसने अपने संपादकों को कह दिया कि अब आपको ब्रांड मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बदलाव हम सामाजिक देख रहे हैं और उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन जो हमारी राइटिंग पर है। जो हमारा जो हिंदी का जो लेखक समाज था वो मूलतः एक बौद्धिक समाज था। मूल लेखन तो एक बौद्धिक कार्य ही है, लेकिन उसमें ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअलिज्म थोड़ा सा ज़्यादा था उसमें। तो बौद्धिक रूप से अत्यंत सजग और चिंतित समाज है वो। तो अगले 10-15 साल हमारी यात्रा के उस तरह से चलते हैं कि हम इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि जो अभी जो एक आर्थिक उदारीकरण हो रहा है और बाज़ार खुल रहे हैं, तो उसके जो है नतीजे हमारे समाज पर और हमारे जो है हमारे जीवन पर क्या होंगे। तो ये चिंता जो है अगले 15 साल तक रिफ्लेक्ट होती रहती है पूरे रचना काल में। उदय प्रकाश उसके प्रतिनिधि चेहरा है। आप देखें तो मतलब पीली छतरी वाली लड़की से लेके और पाल गोमरा का स्कूटर और वारंगी हस्तिंग का साण तक, वो पूरा रचना कर्म जो है उनका वो रिफ्लेक्ट करता है कि हिंदी का समाज जो है बहुत डर के सारी चीज़ों को देख रहा था। मंडल और कमंडल की राजनीति जो चल रही है उसकी जो अंतर्ध्वनियाँ हमको सुनाई दे रही हैं, उसकी गूंज किस तरह से बढ़ेगी और भारतीय समाज को किस तरह से वो प्रभावित करेगी जी, उसका जो है उसकी एक चिंता, उस चिंता को भी जो है काफ़ी जो है हिंदी की दुनिया ने बहुत गंभीरता से ले हुआ है। सारा लेखन वही है जो 15 साल में जो है इंटेलेक्चुअल
सुप्रीमेसी का की एक राइटिंग है, वो उस दौर में जो हंस का पूरा जो की उपस्थिति है और सब कुछ है वहाँ पे जो है, आपको कभी भी जो है स्त्रियों के सवाल, जो वंचित समुदाय के जो लोग हैं, दलितों के सवाल, वो उतने कभी मुखर नहीं रहे 1990 से पहले जितना 1990 के बाद हुए। लेकिन उसका एक नुकसान थोड़ा सा हुआ जो है। और किशोर जी, अगर मैं मेरी बात लंबी हो तो आप मुझे टोक दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये समय की सीमा है, मुझे मालूम है, तो मैं जल्दी से बात जी। मैं जो आपसे अनुरोध करूंगा कि राकेश जी जैसे व्यक्ति को सुनना अपने आप में सुख है। मीडिया में काम करते हुए इतने सारे काम किए, कितनी विधाओं में काम किए हैं, तो राकेश जी अगर हमारे सामने 6 घंटे भी बोलेंगे ना तो हम उन्हें सुनते ही जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपको वैसे। तो अब ये होता है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ये जो बौद्धिकता जो होते हैं ना, मतलब हमारा जो है बौद्धिकता से केंद्रित पूरा रचनाक्रम था वो, उसका एक नुकसान होता है कि उसका कैचमेंट एरिया थोड़ा छोटा होता है, स्टेक होल्डर आपके कम होते हैं, और किसी भी समाज में होता है, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इंटेलेक्चुअलिज्म जहाँ पर है ज़्यादा, वहाँ पर लोगों की भागीदारी उतनी बड़ी नहीं हो सकती कभी भी उस पूरी यात्रा में जो। तो 2004-05 के बाद आप क्या हो रहा है देखिए, अब जो है वो एक समाज फिर से एक बार बदल रहा, और जो आर्थिक उदारीकरण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको फैक्टर इन कर लिया समाज ने। उसने ये मान लिया कि हमको इसके साथ साथ चलना है, और हर चीज़ बहुत बुरी नहीं है, उसके जो ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ नहीं है, एक ग्रे एरिया भी है थोड़ा सा उसमें जो है, और उसके कुछ थोड़े हमें लाभ भी हैं। अब देखिए कि आर्थिक प्रगति होने लगी है, जो 8% का जो ग्रोथ रेट है जो है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। अब गाड़ियाँ खरीद रहे हैं लोग, बड़े ब्रांड की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से एक बदलाव जो समाज में ये आ रहा है, और उसका सीधा सीधा असर साहित्य पर है, वो इस तरह से है कि हमारी चिंता वैश्विक और सामाजिक से लेके अब व्यक्तिक होने लगी। जो मैं कौन हूँ, मेरी कहानी क्या है, मेरे संघर्ष क्या है, मेरे सपने क्या हैं, मेरा परिवेश क्या है, तो उसकी कहानियाँ आनी शुरू हो गई। और ये एक सबसे बड़ा बदलाव है, और यहाँ से नई वाली हिंदी का रास्ता खुलता है, जब जो कोई ऐसा व्यक्ति जो लेखक नहीं माना गया कभी भी, वो अचानक अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और वो उसकी जो अभिव्यक्ति है उससे 100-200 लोग, 500 लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो फिर वो, हम तो अकेले चले थे जाने हुए मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो वो कारवा बनता गया, और उसमें ये है, क्योंकि मैं अगर एक व्यक्ति हूँ और मेरे अपने संघर्ष हैं, कि मेरी, मान लीजिए मेरे दाम्पत्य जीवन की अगर जटिलता है और उसकी मैं एक कहानी लिख रहा हूँ मैं, तो 100 लोग उस बात से रिलेट कर रहे हैं जो। तो व्यक्ति, एक खाया और अघाया हुआ समाज जो होता है ना, वो थोड़ा व्यक्ति केंद्रित होता है। तो हमको ये मान लेना चाहिए कि एक थोड़ा आर्थिक रूप से हम बेहतर रास्ते पर हैं, और जो एक 20 साल पहले के जो विमर्श थे उसमें 3-4 शब्द बहुत गूंजते थे जो हिंदी के समाज में, वो ये था कि जो है संकट, त्रासदी, ये सारे शब्द जो है धीरे धीरे इरेज होने लगे जो है, और तभी आज हम उत्सव कर रहे हैं हिंदी का। तो इसलिए ये है कि आ से आह तक की जो यात्रा है, मतलब मैं अगर ये कहूँ मैं कि दुष्यंत कुमार ने जो कोई 50 साल पहले जो लिखा है कि मैं भी लिखूं अपनी बात अपने हाथ से, मेरे सफ़े पे छोड़ दे एक हाशिया, जब दिल की दर्द की बात कर तो इतना दर्द मत उड़ेल, माफ़ करूँगा शब्द इधर उधर हो रहे हैं, लोग टोकते हैं गज़ल है या मरसिया। तो ये मरसिया खत्म हो गया हिंदी में, और उत्सव प्रारंभ हो गया जो। तो ये जो आह से आह तक की यात्रा है, लेकिन आप इसमें देखिए कैच है कि हम हर एक चीज़ को एक बाइनरी में हम देखते हैं। हम पुरानी वाली बुरे, ये वाली अच्छी, वो वाला क्लासिक, ये वाला पल्प। हमको ये समझना चाहिए, इसकी अगर मैं एनालॉजी लूँ तो अभी नई वाली हिंदी क्या है, और हिंदी का पूरा जो है लैंडस्केप जो है या यूनिवर्स क्या है, उसको अगर समझना हो तो उसका सबसे सटीक उदाहरण होगा मुझे लगता है टेलीविज़न और डिजिटल स्पेस, ठीक है। अब टेलीविज़न जो था जो है, मतलब जहाँ सास बहू के सीरियल चलते थे, उसके बाद OTT आया, अब डिजिटल जो है यूनिवर्स हो गया पूरा, और सास बहू भी है उसके अंदर है, उसकी उपस्थिति है जो, मतलब तो हिंदी का इंटेलेक्चुअलिज्म जो है अपनी जगह जिंदा है पूरी तरह से। वो कोई नई हिंदी से उसको कोई खतरा नहीं है, सिर्फ यह है कि एक कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा हो गया है, दायरा बढ़ गया है उसका। और मैं अभी उदाहरण दूं
तो मैंने तो कभी 10 साल पहले ये नहीं सोचा था कि मैं धूमिल की किताब मैं हिंदी युग्म से मंगाऊंगा कभी। मैंने धूमिल की किताब हिंदी युग्म से मंगाई है। मैंने सुभाष चंद्र जी बैठे हैं यहाँ पे सामने, उनकी जो कथेतर बहुत सारी अच्छी किताबें, रोहिन कुमार की किताबें, और भी बहुत सारे नाम मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो हर तरह का विकल्प मौजूद है। और इस यात्रा ने जो है, नई हिंदी की यात्रा ने सबसे बड़ा ये काम ये किया है कि जो बहुत डिसइंटरेस्टेड लोग थे उनको साहित्य की तरफ उसने उन्मुख किया। एक तो ये है, और दूसरी चीज़ है कि उनको ग्रेजुएट किया है अगले लेवल पर। अब ठीक है, मुक्तिबोध और जॉन एलिया को जिसने हिंदी युग्म के जरिए पढ़ना शुरू किया, तो मुक्तिबोध कह रहा हूँ मैं, धूमिल को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ये आशा है कि हो सकता है कल को मुक्तिबोध को भी पढ़ ले। तो एक पाठक के तौर पे हमारी एक यात्रा होती है, और एक कलेक्टिव जो है, हमारे जो है समाज के तौर पे हमारी यात्रा आती है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये पूरा बदलाव कुछ ऐसा है कि जैसे एक हाईवे होता है, हमारे 2 लेन की एक सड़क थी, उसको हमने 12 लेन का बना दिया है। 50 गाड़ियाँ चल रही हैं, अलग अलग ब्रांड की हैं, वो सबकी मंजिल अपनी अपनी है जो है, लेकिन चलना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे ये हिंदी, यही कहना चाहूँगा। बहुत आभार राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपको। मित्रों, सबसे सुंदर बात क्या है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको बेहिसाब लोग जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, और डॉक्टर के यादव सर। तो ब्लॉग एक ऐसा माध्यम था कि जिस माध्यम पे हमने अपने आप को थोड़ा सा अभिव्यक्त किया, अपनी छोटी छोटी रचनाएं छापी, और उनको शैलेश जी जैसे लोग कि जिन्हें ये समझ आता है कि कंटेंट कैसा है, इसका क्या बनेगा, उन्होंने ब्लॉग से बहुत सारे लोगों को वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक पहुँचने का उन्होंने कभी ख्वाब नहीं देखा था। उनमें से एक मैं हूँ। मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं 800 शब्दों के, 1000 शब्दों के, कहानियों के ड्राफ्ट लिखता था ब्लॉग पे। शैलेश जी से जब मेरी बात हुई तो मैंने विज्ञान छोड़ करके पिताजी के पाँव छू करके कहा था कि मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है, साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। उन्होंने कहा था पढ़ लीजिए। तब ज़रूर मुझे लगता था कि कोई लेखक जैसा व्यक्ति होता है, उसकी बड़ी पूछ होती है, उसके आसपास लोग घूमते हैं, वो मंच पे बैठा रहता है, तो इस तरह के आकर्षण थे मेरे भीतर। उन आकर्षणों के कारण मैंने विज्ञान छोड़ करके हिंदी साहित्य ले ली महाविद्यालय के स्तर पर आते ही। और उस हिंदी साहित्य लेने का जो सबसे सुंदर फल मुझे आज मिला है, वो फल ये मिला है कि शैलेश जी ने मेरे जैसे एक हिंदी के जिज्ञासु व्यक्ति को लेखक के टैग से नवाज दिया है कि आप लेखक हैं, आपको लिखना आता है। और उसकी वजह से मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे हर जगह कोई व्यक्ति पहचान लेता है कि अरे आप वो हैं चौराहे पर सीढ़ियाँ वाले किशोर चौधरी हैं। तो ये तब तक मुमकिन नहीं था कि जब तक आपके पास शैलेश भारद्वाजी जैसा कोई व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं आता। किताबें लाखों छपती हैं, हर रोज़ छपती हैं, बेहिसाब छपती हैं, बहुत सारे लोग हैं। हर व्यक्ति लिखता इसीलिए है कि पहली कामना यश की होती है, दूसरी कामना धन की होती है, लेकिन समाज को बदलने की कामना बहुत पीछे जा चुकी है। लेकिन फिर भी इस दौर में इतने सुंदर काम हो रहे हैं कि लेखन के ज़रिए आप अपनी कुछ बात कह सकते हैं। डॉक्टर के यादव सर हमारे साथ हैं, बड़े पुराने जो है लिखाड़ है ब्लॉगर के, और इतना सुंदर रचनाकर्म है, बहुत बड़े अधिकारी हैं आप। तो इनके बहुत बड़े अधिकारी होने से इधर हम इनसे एक थोड़ा लंबा वक्तव्य चाहेंगे कि पिछले 10 सालों में हिंदी को बदलते हुए कैसे देखा है आपने सर। धन्यवाद किशोर जी। सबसे पहले मैं शैलेश भारद्वाजी जी और उनकी पूरी टीम और हिंदी को प्रकाशन को हार्दिक साधुवाद और बधाई देना चाहूँगा कि जो उन्होंने इस बनारस और सारनाथ नगरी में एक शानदार आयोजन रखा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये मेरा सौभाग्य का विषय है कि इससे पहले जब हिंदी का पहला कार्यक्रम हुआ बाड़मेर में हुआ, मैं वहाँ भी जो है निदेशक के पद पर कार्यरत रहा हूँ पश्चिमी राजस्थान में, और अब जबकि यहाँ पर बनारस में हो रहा तो मैं यहाँ पर पोस्ट मास्टर जनरल के रूप में जो है कार्यरत हूँ। नई हिंदी की हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नई हिंदी की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा उदाहरण मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि आज हम हिंदी को लेकर कर के उत्सव कर रहे हैं। इससे बड़ा जो है नई हिंदी की प्रासंगिकता क्या हो सकती है। एक दौर था जब हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे, आप लोगों ने सुना होगा
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तमाम उसके बाद तमाम लिटरेचर फेस्टिवल हुए जहाँ अंग्रेजी की बात होती थी, अंग्रेजी में जो किताबें छपी हैं उनकी बात होती थी, जो अंग्रेजी में लिखते हैं उनकी बात होती थी, हिंदी वाले हाशिए पर थे। लेकिन आज ये बड़ा देख कर करके सुखद अनुभूत होती है कि ये जो नई हिंदी का कारवां है दिनों ब दिन बढ़ रहा है। और ये इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि आप गौर करिएगा कि जो हिंदी, जब हम लोग को याद है कि जब हम लोगों ने लिखना स्टार्ट किया, मुझे याद है कि बहुत पहले मैंने हंस में एक कविता जो है प्रकाशन के लिए भेजी, तो वो दौर था कि हम लोग कई बार इसलिए भी रचनाएं भेजा करते थे, ऑटोग्राफ का दौर था कि भाई किसी साहित्यकार और रचनाकार से मिल नहीं सकते थे, तो मुझे लगा कि ये सही समय है। और राजेंद्र यादव जी के बारे में मैंने सुना था कि वो व्यक्ति से जवाब देते हैं, तो मैंने उनको एक लंबी सी कविता भेजी। खैर उस पर उन्होंने एक लंबी टिप्पणी की और नीचे जो है शुभकामनाओं सहित लिख कर करके राजेंद्र यादव लिखा। तो हम लोगों ने उस दौर को जिया है कि जहाँ हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ा करते थे तो कोई भी साहित्यकार आता था तो हम लोग का उसको सुनने के अलावा एक जौर रहता था कि कब ये किनारे मिले और कब इनको हम जो है पेन और कागज़ पकड़ाएं कि साहब इस पर जो है ऑटोग्राफ दे दो। एक वो दौर था और एक आज का दौर है कि आज आप सोशल मीडिया में शायद ढूंढ ढूंढ कर करके मित्र बनाते हैं। अच्छा मैं फलाने साहित्यकार को जानता हूँ, इनको जानता हूँ, इन अधिकारी को जानता हूँ, और कारवां बढ़ता जा रहा है। कई बार तो मुझे लगता है कि जहाँ सोशल मीडिया की बात होती है इतने ज़्यादा लोगों के फॉलोअर्स हो गए हैं। एक बार मैंने लिखा भी था कि मुझे लगता है कि इतने लोग सबसे जुड़े हैं कि शायद हम लोग उनको पहचान भी ना पाएँ। बहुत लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यही हिंदी की ताकत है कि लोग आपको पढ़ते हैं और ऐसे लोग पढ़ते हैं शायद आप जिनसे कभी रूबरू हुए भी नहीं हैं, जिनका आपने नाम नहीं सुना हो। तो नई हिंदी की जब हम बात करते हैं तो मुझे 2-3 चीज़ें लगती। पहला बात कि आज जो नई हिंदी है वो युवाओं की भाषा बन रही है। कई बार उसको आप देखेंगे लोग इंग्लिश कहते हैं कि वो हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स है, लेकिन यही हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसा कि भाई हमारे एक साथी ने कहा कि आज जो है हिंदी के तमाम शब्द जो हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक सच ये भी है कि तमाम जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तमाम अन्य जो रीजनल लैंग्वेज है, उनसे भी जो है हिंदी कुछ न कुछ ले रही है। और आज आप इस देश में देखेंगे कई बार लोग इस विमर्श को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, हिंदी बनाम अन्य भाषा। मुझे हमेशा लगता है कि इस विमर्श जो है अप्रासंगिक है, क्योंकि हिंदी हर किसी को लेकर करके चलने वाली भाषा है। मैं अंडमान निकोबार में डायरेक्टर रहा, तो जब मैं वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई मुझे लगा कि वहाँ पर तो हिंदी वालों की नहीं चलेगी, और आपको आश्चर्य होगा सुदूर जो है दक्षिण में अंडमान निकोबार में, चाहे वो तमिल का व्यक्ति हो चाहे बंगला हो, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलता है। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के चीफ सेक्रेटरी साहब सब लोगों से मैं मिला, सब लोग हिंदी में सहजता के साथ जो है बात करते नजर आए। तो ये हमारी नई हिंदी है, और जब हम नई हिंदी की बात करते हैं तो हम उस हिंदी की बात करते हैं कि जिस पर हम गर्व महसूस करते हैं कि हाँ, गर्व से कहो हम हिंदी भाषी हैं, गर्व से कहो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अभी आपने देखा कि हिंदी पखवाड़ा का दौर गुजरा, और मैं जब हिंदी की बात करता हूं, क्योंकि नई हिंदी की बात हो रही है, तमाम नौजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी आप देखेंगे बहुत तेज़ी से आज प्रगति कर रही है। लगभग आज पूरी दुनिया में करीब 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं जो किसी न किसी रूप में जो है हिंदी का व्यवहार करते हैं, हिंदी में बोलते हैं। और अगर इस हिसाब से बात करें तो 2030 तक दुनिया का हर 5वां व्यक्ति जो है आपको हिंदी बोलता नजर आएगा। ये नई हिंदी का जो है कमाल है। हिंदी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हम लोग एक माध्यम जानते थे, प्रिंट मीडियम। किसी जो है पत्रिका में छप गया, अखबारों में रचना छप गई तो उसको सहेज करके रखते थे, बड़े खुश होते थे। धीरे धीरे फिर आप देखिए ब्लॉगिंग का दौर आया, वो एक दौर था। ब्लॉगिंग को मैं अभी भी, अगर ब्लॉगिंग वर्सेस सोशल मीडिया मेरे से कोई पूछे तो मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग में गंभीरता थी, शायद सोशल मीडिया में थोड़ा सा, अन्यथा नहीं लीजिएगा, सतहीपन है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में तुम मुझे पंत कहो मैं तुम्हें निराला कहूँ, वो भी भाव दिखता है। और शायद जो है मार्क जुकरबर्ग साहब ने उस बात को पकड़ लिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल लोग शिकायत क्या कर रहे हैं, साहब मेरी पोस्ट पर तो जो कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। पहले तो सैकड़ा कमेंट गिरते थे, तो मार्क जुकरबर्ग साहब ने समझ लिया है कि किनको हमको कहाँ पर जो है लिमिट करना है जो है। तो आज देखिए सोशल मीडिया की भाषा है हिंदी। और एक और अच्छी चीज़ हुई नई हिंदी से, सबसे जो अच्छी चीज़ हुई कि हमारे लोगों ने देवनागरी लिपि में लिखना शुरू किया। पहले जब आपको याद होगा कि जब हिंदी में उस तरह के यूनिकोड और तमाम फॉन्ट नहीं थे तो लोग अंग्रेजी में लिखा करते थे हिंदी की कविताएं, और अब हिंदी की कविताएं हिंदी में लिखी जा रही हैं। छोटी छोटी आप रचनाएं, मेरी समझ से कई बार आप लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग परेशान भी होते होंगे। सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि ढेर सारे मैसेज पड़े हुए हैं, कई बार आपको समझ में भी नहीं आता होगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है
कि आजकल सभी लोग अपनी इस हिंदी के चक्कर में मौलिकता को खो रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी कुछ लिखिए तो अपनी भाषा में लिखिए। कुछ लोग क्या करेंगे कि जब त्यौहार भी आपको करेंगे तो फॉरवर्डेड मैसेज के रूप में भेजेंगे। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा जो है, क्योंकि हिंदी आज सिर्फ शिक्षण की भाषा नहीं है, हिंदी सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं है, उससे बढ़ करके हिंदी आज एक संपर्क की भाषा है। हिंदी आज विज्ञापनों की भाषा है। हिंदी आज हम G20 और तमाम जो है आयोजन कर रहे हैं, हिंदी आज कूटनीति की भाषा है। आप सोचिए, आज G20 सम्मेलन हो रहा है, पूरी दुनिया भर से लोग हिंदी सीखने आ रहे हैं कि भाई G20 में अगर हम अपने देश को रिप्रेजेंट करना है तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हिंदी में बात करे, क्योंकि आज इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी में बात करना स्वीकार करते हैं। ये नई हिंदी का कमाल है। मुझे याद है कि जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभाला था तो हम लोग तो चूंकि ब्यूरोक्रेसीज हैं, उन्होंने सबको बोला था कि 10 स्लाइड होनी चाहिए सिर्फ PPT, और जो भी होना चाहिए सिर्फ हिंदी में होना चाहिए। मैं हिंदी में देखना और पढ़ना पसंद करूंगा। ये हमारी नई हिंदी है। तो हिंदी को जब याद रखिए, किसी भी भाषा को जब राजसत्ता का प्रशय मिलता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विकास भी बहुत तेजी से होता है। तो आज की हिंदी को हमारी राजसत्ता का भी प्रशय है, हमारे जो शिक्षाविद और प्रोफेसर्स हैं उनका भी प्रशय है, जो हमारे साहित्यकार और बुद्धिजीवी हैं उनका भी प्रशय है। तमाम जो एक अच्छे खासे जो आप देखेंगे, बहुत लंबे समय से खैर परंपरा रही है कि तमाम हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी जो है लेखन के क्षेत्र में हैं। और ये जब बनारस की आप बात करते हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब से लेकर के जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जी की धरती है। और जब उससे भी पहले जाएंगे तो बाबा तुलसीदास से लेकर करके कबीर और रहीम की भी धरती है। कई बार आप एक देखिएगा, जब नई हिंदी की बात करते हैं तो एक और चीज़ को गौर करिएगा, भाषा बनाम बोली। कभी गौर करिएगा, अवधि कभी भाषा हुआ करती थी जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, ब्रज में बहुत कुछ लिखा गया, ब्रज भाषा हुआ करती थी। आज कहाँ है? आज हम लोग क्या गिनते हैं? अवधि बोली है, ब्रज बोली है। तो हिंदी जो है इन सबको आत्मसात करके चल रही है। और एक बड़ी अच्छी बात है कि नई हिंदी में जो लोग लिख रहे हैं, मैंने देखा कि बहुत ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर करके आते हैं जिनको हम लोग कई भी आश्चर्य से कहते हैं कि अच्छा यार, ये हमने कभी बचपन में इस शब्द को सुना था, जो कभी आपसी संवाद में गांव देहात में या लोकाचार में इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी भाषा या कोई भी साहित्य अगर अपने जो लोक को लेकर करके आगे नहीं चलेगा तो निश्चितता मानिए कि उसका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो आज जो है नई हिंदी उस लोक को भी लेकर के चल रही है। और कहीं ना कहीं नई हिंदी जो हमारी जो पुराना जो हमारा साहित्य है, जो पुराना जो हिंदी का सरोकार है और जो आने वाली हिंदी है, उनके बीच में एक समन्वय का कार्य कर रही है। और जब मैं हिंदयुग्म की बात करता हूँ, बड़ा अच्छा देखिए शब्द हिंद से आप हिंदुस्तान भी समझ सकते हैं, हिंद से आप हिंदी भी समझ सकते हैं। युग्म वो जो जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस नई हिंदी और पुरानी हिंदी के जोड़ने में हिंद युग्म की भी जो बहुत अहम भूमिका है, और इसको जिस प्रकार से हिंद युग्म से जुड़े तमाम लोग वो कर रहे हैं, वाकई उसको देख कर करके जो है बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को हार्दिक साधुवाद व धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब हम काशी की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये साहित्य, कला, संस्कृत और दर्शन की आप त्रिवेणी कह लें, चतुर्भुज कह लें, और जब यहाँ से जो आवाज़ निकलती है तो फिर देश दुनिया में जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज जो हम लोग नई हिंदी और तमाम चीज़ों पर जो चर्चा कर रहे हैं, वाकई वो बहुत दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस सत्र में उपस्थित सभी जो विद्वानों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। संजय जी से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर पधारें। सर, धन्यवाद बहुत सर। ये चर्चा बहुत विचारोत्तेजक और बहुत ही अर्थपूर्ण रही, और मैं तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपया विराजमान रहें। एक छोटा सा स्मृति चिन्ह आपके लिए भेंट करने के लिए थोड़ा सा वक्त दें हमें। तमाम जो पैनलिस्ट हैं उन सब से आग्रह करूंगा कि फ़िलहाल वो विराजमान रहें। स्मृति चिन्ह की जब बात की तो मुझे ये बताया गया कि ये स्मृति चिन्ह बहुत मुश्किल से प्रोक्योर किया गया है, और ये इस मायने में बहुत विलक्षण है कि ये बस्तर के आदिवासियों द्वारा ढोकरा कला जिसे कहा जाता है, ये विलुप्त होती कला है जो आदिवासी कांसे के साथ बनाते हैं। बहुत मुश्किल से इसे पाया गया है और दिल्ली से इसे ट्राइब इंडिया से मंगवाया गया है, ऐसा शैलेश जी ने बताया। तो ये स्मृति चिन्ह हमने सोचा कि बहुत उपयुक्त होगा हमारे तमाम मेहमानों को, एक याद दहानी कराता रहेगा हिंद युग के इस दूसरे साहित्योत्सव की। मैं आग्रह करूंगा हमारे हिंद युग के वरिष्ठ साथी राकेश कुमार सिंह से कि वो मंच पर आएं
और हमारे इस पैनल के अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्मृति चिन्ह के लिए आप पधारें। के यादव साहब, डॉक्टर के यादव साहब से आग्रह करूंगा स्मृति चिन्ह के लिए। बहुत बहुत आभार। मुंतजिर फिरोजाबादी साहब स्मृति चिन्ह के लिए। भाई अंकुश, आप आए। शुक्रिया, शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और हम सबको इस विचारोत्तेजक चर्चा में भागीदार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।